हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर के लिए। यदि आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देख लीजिए। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया है। ये एक प्रोटोजोआ रोग होता है, ठीक है, और इसका जो रोगजनक होता है यानी पैथोजन जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक परजीवी है। तो चलिए सारी डिटेल अच्छी तरह से हम समझने वाले हैं। देखिए, जो मलेरिया होता है इसे हम दुर्वात भी कहते हैं। तो रोग कौन सा है? मलेरिया है, और इसका पैथोजन कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। ये एक परजीवी होता है और दूसरों पर निर्भर रहता है, अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। और देखिए, वैज्ञानिक लेवरेन ने सन 1880 ईस्वी में प्लाज्मोडियम की खोज की थी। जो वैज्ञानिक लेवरेन थे, इन्होंने सन 1880 ईस्वी में प्लाज्मोडियम की खोज की गई थी, और नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला था? 1907 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो वैज्ञानिक लेवरेन थे, इन्होंने सन 1880 ईस्वी में किसकी खोज की थी? प्लाज्मोडियम की खोज की गई थी। किसकी खोज? प्लाज्मोडियम की खोज, ठीक है। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1907 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और देखिए, जो भारतीय वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रॉस, इन्होंने क्या किया था कि 1897 ईस्वी में वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी। किसकी खोज की गई थी? वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की गई थी। ये वाहक मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, ये प्लाज्मोडियम को लेकर मनुष्य में जाता है, ठीक है। मनुष्य को काटता है तो प्लाज्मोडियम उसके शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने, रोनाल्ड रॉस ने 1897 ईस्वी में इस वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की गई थी, और इन्हें नोबेल पुरस्कार सन 1902 ईस्वी में मिला था, ठीक है। देखिए, इस रोग का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि संक्रमण होने के बाद कितने दिनों में लक्षण दिखते हैं, तो उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि संक्रमित मच्छर के काटने के बाद 1 से 14 दिन के बाद क्या दिखते हैं? लक्षण दिखाई देते हैं मलेरिया के, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ओके। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो प्लाज्मोडियम होता है ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, परजीवी होता है। तो यहाँ पर यही बात को लिखा गया है कि प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है, वो 2 होस्ट में पूरी होती है। 2 होस्ट कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो है वो अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, यानी 2 जीवों में कंप्लीट करता है। 2 जीव कौन कौन से हैं? मादा एनाफिलीज मच्छर है यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और मानव ह्यूमन बींग्स। तो ये 2 होस्ट में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। इसमें किस तरह से करता है वो भी हम देखेंगे, और मानव में किस तरह से करता है वो भी देखेंगे। देखिए, जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है इसमें क्या करता है प्लाज्मोडियम? देखिए, जो प्लाज्मोडियम होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर में लैंगिक प्रजनन करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी होस्ट कहते हैं। देखिए, जो प्लाज्मोडियम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, प्लाज्मोडियम अपना चक्र 2 होस्ट में पूरा करता है, 2 मेजबान यानी जो 2 जीवों में पूरा करता है। तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर है इसमें किस तरह से पूरा करता है? इसमें अपना लैंगिक प्रजनन करता है। जो प्लाज्मोडियम होता है मादा एनाफिलीज मच्छर में लैंगिक प्रजनन करता है, इसीलिए हम इसे प्राइमरी होस्ट कहते हैं, यानी प्राथमिक होस्ट, ठीक है। और मानव में क्या होता है? मानव में ये अलैंगिक प्रजनन करता है। कौन? प्लाज्मोडियम। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लाज्मोडियम मानव में अलैंगिक प्रजनन करता है, इसीलिए हम इसे सेकेंडरी होस्ट कहते हैं, ओके। अब हम देखने वाले हैं कि जो प्लाज्मोडियम है वो मादा एनाफिलीज मच्छर में किस तरह से लैंगिक प्रजनन करता है, और मानव में किस तरह से ये अलैंगिक प्रजनन करता है। कौन? प्लाज्मोडियम। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जीवन चक्र लिखा हुआ है, यानी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन, यानी प्लाज्मोडियम किस तरह से अपना जीवन चक्र मानव में बिताता है। तो देखिए, मानव में क्या करता है? ये अलैंगिक प्रजनन करता है प्लाज्मोडियम। तो देखते हैं किस तरह से ये प्लाज्मोडियम मानव में अलैंगिक प्रजनन करता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। देखिए, जैसा कि मॉस्किटो आया, मॉस्किटो अच्छा नहीं बनाया तो उस पर ध्यान ना दें। देखिए, जैसा कि मॉस्किटो आया और मॉस्किटो ने किसको काटा है? ये संक्रमित मॉस्किटो है, ठीक है। संक्रमित मॉस्किटो है, इसने काटा ह्यूमन में, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन लिखा हुआ है, इस ह्यूमन को काटा, प्लाज्मोडियम इसके अंदर उपस्थित है, इसने प्लाज्मोडियम छोड़ दिए मानव में, और इस प्लाज्मोडियम को हम क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट्स कहते हैं। और इसके अंदर जब स्पोरोजोइट्स आ जाएंगे ह्यूमन के अंदर, तो ये कहाँ जाएंगे? ब्लड में चले जाएंगे, ठीक है। स्पोरोजोइट कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में आ गए हैं, ठीक है, यानी ब्लड सर्कुलेशन में। अब ये स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? मनुष्य के लीवर में चले जाते हैं, यकृत में चले जाते हैं, ठीक है।
लीवर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेप्टोसाइटिस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेप्टोसाइटिस सेल कहते हैं। स्पोरोजाइट्स एक जगह इकट्ठा हो गए, अब हम इसको क्या कहेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पोरोजाइट्स पहले इस तरह से थे, छोटे हो गए और इस तरह से इकट्ठे हो गए, अब हम इसको कहेंगे स्विच ज्वाइंट कहेंगे। अब इसमें विखंडन होगा, मल्टीपल फिजन होगा, तो जो ग्रेन्यूल निकलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, मीरोजॉइट कहेंगे। क्या कहेंगे, मीरोजॉइट्स कहेंगे। देखिए इसमें जब इस तरह से विखंडन होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये क्या है, स्विच ज्वाइंट है। क्या है, स्विच ज्वाइंट है। अब ये क्या होगा, इसमें मल्टीपल फिजन होगा, विखंडन होगा। अब ये टूटेगा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से ये टूटेगा और क्या हो जाएगा, और ये बाहर निकल जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा। अब हम इनको क्या कहेंगे, मीरोजॉइट कहेंगे। क्या कहेंगे, मीरोजॉइट कहेंगे, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सिचगोनी कहेंगे। क्या कहेंगे, सिचगोनी कहेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सिचगोनी कहेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को हम प्री एर्थियोसाइटिक कहेंगे, ठीक। अब ये मीरोजॉइट जो होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, फिर से ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे और एक नई आरबीसी में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद नई आरबीसी में ये मीरोजॉइट चले जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाओं में ये चले जाएंगे मीरोजॉइट। ये रिंग टाइप का आप देख सकते हो, ठीक है। जो मीरोजॉइट है वो बड़ा हो जाएगा, अपना आकार चेंज कर लेगा और इस प्रक्रिया को, ठीक है, जैसे मीरोजॉइट आरबीसी के अंदर एंटर किया, ठीक है, और ये बड़ा हो गया। अब इस प्रक्रिया को हम ट्रोफोजॉइट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रोफोजॉइट कहेंगे। तो ये सभी प्रक्रियाओं को आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर आरबीसी के अंदर ये सिकुड़ जाएगा मीरोजॉइट, तो हम इसे क्या कहेंगे, एर्थियोसाइटिक सिचगोनी कहेंगे। क्या कहेंगे, एर्थियोसाइटिक सिचगोनी कहेंगे। यानी जो मीरोजॉइट है वो आरबीसी के अंदर सिकुड़ रहा है, तो इसे हम एर्थियोसाइटिक सिचगोनी कहेंगे। अब इस मीरोजॉइट में क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा, विखंडन होगा। और विखंडन किसमें होता है, अलैंगिक प्रजनन में। इसीलिए कहा गया है कि मानव में क्या होता है, प्लाज्मोडियम अलैंगिक प्रजनन करता है। अब इसमें जब विखंडन हो जाएगा तो यहाँ पर छोटे छोटे ग्रेन्यूल दिखेंगे, यानी दाने दिखेंगे आरबीसी के अंदर, जिसे हम क्या कहेंगे, मीरोजॉइट कहेंगे, ठीक है। और इसके अंदर इतनी ज़्यादा संख्या में इसका मल्टीपल फिजन होगा, विखंडन होगा, तो ये आरबीसी फट जाएगी और आरबीसी नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो मीरोजॉइट्स थे वो यहाँ पर आ गए हैं और मीरोजॉइट्स जो होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, और हम इसे क्या कहेंगे, गैमेटोसाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, गैमेटोसाइट्स कहेंगे। एक तो मेल हो जाएगा माइक्रोगैमीट और दूसरा हो जाएगा फीमेल, जिसे हम मैक्रोगैमीट कहेंगे। मेल का आकार छोटा होगा, फीमेल का आकार बड़ा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो मीरोजॉइट मैच्योर नहीं हो पाएंगे, जो मीरोजॉइट मैच्योर नहीं हो पाएंगे, गैमेटोसाइट्स नहीं बन पाएंगे, वो क्या करेंगे, नई आरबीसी में अटैक करेंगे। फिर से ये प्रक्रिया होती आएगी, फिर से ये क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे और गैमेटोसाइट्स बनाएंगे। और जो मैच्योर नहीं हो पाएंगे मीरोजॉइट, वो फिर से कहाँ चले जाएंगे, नई आरबीसी को नष्ट करने। नई आरबीसी से नष्ट होती जाएंगी, ठीक है। तो इससे खून की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होगी। और जैसे ही ये आरबीसी फटती है तो क्या होता है, तो बॉडी में मलेरिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे बुखार हो गया, ठीक है, और भी कई सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि मीरोजॉइट हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है और गैमेटोसाइट्स बना लेता है। और गैमेटोसाइट्स जब बन जाते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, ये दो प्रकार के गैमेटोसाइट्स होते हैं। एक होता है फीमेल मैक्रोगैमीट और दूसरा होता है मेल माइक्रोगैमीट, ठीक है। ये छोटा होता है इसीलिए हम इसे माइक्रोगैमीट कहते हैं, और ये फीमेल होता है जिसे मैक्रोगैमीट कहते हैं, ये मेल या फीमेल, ठीक है। तो ये अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे ये सबसे ऊपरी परत पर जाएंगे, हमारी जो शरीर की सबसे ऊपरी परत होती है वहाँ पर जाएंगे। और जैसे ही मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगी, खून के साथ ये उसके अंदर चले जाएंगे और आधा जीवन चक्र उसके अंदर बिताएंगे। यानी लैंगिक प्रजनन किसके अंदर होता है, मादा एनाफिलीज के अंदर होता है। तो ये मानव में नहीं होगा, ये सबसे ऊपर चले जाएंगे, सबसे ऊपरी परत पर चले जाएंगे, ठीक है। और जैसा ही मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगी तो इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और इसके स्टमक यानी इसके पेट में मादा एनाफिलीज मच्छर के ये इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और बन जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह से। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन में किस तरह से अपना जीवन चक्र बिताता है। तो चलिए अब हम थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए स्पोरोजॉइट यकृत यानी लीवर की कोशिका में अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्पोरोजॉइट से क्या करता है, मानव के लीवर में जाता है और लीवर में क्या करता है, मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन किसमें होता है, यानी विखंडन किसमें होता है, विखंडन अलैंगिक प्रजनन में होता है। इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल फिजन लिखा हुआ है कि जो स्पोरोजॉइट्स आया,
लीवर में आया, लीवर में क्या हुआ, मल्टीपल फिजन हुआ। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि स्पोरोजॉइट यकृत कोशिका में जाकर अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए अगला पॉइंट है, यकृत कोशिका फट जाती है, यानी लीवर की कोशिका जो होती है वो फट जाती है तथा स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं मच्छर के द्वारा छोड़े गए वो मीरोजॉइट के रूप में रक्त में बह जाते हैं। आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि जो यकृत कोशिका होती है वो फट जाती है, यकृत कोशिका फट जाती है। ठीक है, और स्पोरोजॉइट जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, मीरोजॉइट में बदल जाते हैं। ठीक है, और रक्त में बह जाते हैं। यकृत कोशिका होती है यानी लीवर की जो कोशिका होती है फट जाती है। ठीक है, और स्पोरोजॉइट जो होते हैं, यहाँ पर जो स्पोरोजॉइट भरे हुए हैं देख सकते हैं आप, इसे हम ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इसीलिए हम स्विच जॉइंट कहते हैं। और स्विच जॉइंट में जब मल्टीपल फिजन होता है तो इसे हम मीरोजॉइट कहते हैं। तो स्पोरोजॉइट जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, मीरोजॉइट में बदल जाते हैं। और ये कहाँ चले जाते हैं, रक्त में बह जाते हैं, यानी ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो यही बात को यहाँ पर लिखा गया है। अगला है कि ये मीरोजॉइट आरबीसी में प्रवेश करते हैं तथा हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो मीरोजॉइट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो आरबीसी के अंदर चले जाते हैं और इसका जो हीमोग्लोबिन है वो नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। बस आपको ये अच्छी तरह से लाइफ साइकिल का डायग्राम पता होना चाहिए, आप पूरी अच्छी तरह से जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मीरोजॉइट आरबीसी में प्रवेश करते हैं और हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देते हैं। और यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि आरबीसी फटने से मीरोजॉइट बाहर निकल जाते हैं। आरबीसी जब फटती है तो मीरोजॉइट बाहर निकल जाते हैं और बुखार तथा अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखिए आरबीसी के अंदर मीरोजॉइट उपस्थित है, अब इसमें इतनी ज़्यादा संख्या में मल्टीपल फिजन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आरबीसी फट जाएगी। ठीक है, आरबीसी फट जाएगी तो मीरोजॉइट बाहर निकल आएंगे और बुखार जैसे अन्य लक्षण हमें दिखने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि आरबीसी फटने से मीरोजॉइट बाहर निकलते हैं और बुखार अन्य लक्षण दिखाई देने लगते। और आरबीसी फटने से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। अगला यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं से निकले मीरोजॉइट नए आरबीसी को संक्रमित करते हैं और कुछ मीरोजॉइट गैमीट यानी युग्मक अवस्था में बदल जाते हैं, जिसे हम गैमीटोसाइट्स कहते हैं। देखिए आरबीसी से निकले जो मीरोजॉइट आप यहाँ पर देख सकते हो, आरबीसी, देखिए आरबीसी से निकले मीरोजॉइट क्या करते हैं, नए आरबीसी को संक्रमित करते हैं। ठीक है, या तो नए आरबीसी को संक्रमित करते हैं या क्या होते हैं, जो परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वो गैमीट बना लेते हैं यानी युग्मक बना लेते हैं, जिसे हम गैमेटोसाइट्स कहते हैं। देखिए आरबीसी के अंदर जो मीरोजॉइट उपस्थित हैं ये इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, मल्टीपल फिजन ज़्यादा तरीके से हो जाता है, तो क्या होता है कि आरबीसी फट जाती है और ये बाहर निकल आते हैं मीरोजॉइट। मीरोजॉइट जो परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वो गैमेटोसाइट्स बना लेते हैं यानी गैमीट बना लेते हैं। गैमीट दो प्रकार के होते हैं, मेल फीमेल। और जो परिपक्व नहीं हो पाते मीरोजॉइट वो फिर से नई आरबीसी को नष्ट करने चले जाते हैं। तो यही बात को यहाँ पर लिखा गया है, बस और कुछ नहीं है। अगला है कि गैमेटोसाइट शरीर की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, गैमीट जो होते हैं वो शरीर की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और मच्छर खून के साथ इसे भी चूस लेते हैं। देखिए जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, मैंने सरल शब्दों में लिखा था कि यहाँ अच्छी तरह से समझ पाएं। देखिए जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, जो गैमीट होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो मेल फीमेल, ये शरीर की ऊपरी सतह पर चले जाते हैं। जैसे ही मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तो उसके शरीर के अंदर ये खून के साथ चले जाते हैं। यदि मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तो उसके अंदर प्रजनन होगा। ठीक है, यदि अदर कोई मच्छर काटेगा तो प्रजनन नहीं होगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो गैमेटोसाइट्स होता है वो शरीर की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और मच्छर खून के साथ इसे चूस लेते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा अब हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो, यानी प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो में अपना जीवन चक्र किस तरह से बिताता है वो हम देखेंगे। देखिए इसे थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, गैमेटोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैक्रोगैमेट जो फीमेल होता है, एक होता है माइक्रोगैमेट जो छोटा होता है, इसीलिए हम इसे माइक्रो कहते हैं, और ये मेल होता है। ठीक है, जब इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है यानी युग्मनज बनता है। ये काफी ज्यादा मोटा होता है और ये रिंग के टाइप का दिखता है। अब जाइगोट से क्या बनता है, ऊकाइनाइड बनता है। क्या बनता है, ऊकाइनाइड बनता है। ठीक है, और ऊकाइनाइड से क्या बनता है, ऊसिस्ट बनता है। क्या बनता है, ऊसिस्ट बनता है, जिसे हम संपुटित युग्मक कहते हैं। ठीक है, और ऊसिस्ट के अंदर क्या होता है, स्पोरोजॉइट्स का निर्माण होता है। क्या होता है, स्पोरोजॉइट्स का निर्माण होता है। और स्पोरोजॉइट्स का निर्माण होने के बाद क्या होता है, ये ऊसिस्ट फट जाता है। क्या होता है, ऊसिस्ट फट जाता है और स्पोरोजॉइट्स बाहर निकल जाते हैं और मच्छर की कहाँ चले जाते हैं, इस सिलेवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मच्छर के सिलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि में चले जाते हैं। अब ये वाला जब मच्छर काटता है किसी स्वस्थ मनुष्य को तो इसकी जो सिलेवरी ग्लैंड से ये स्पोरोजॉइट्स कहाँ चले जाते हैं, स्वस्थ मनुष्य में चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको इस तरह से ग्रसित कर देते हैं। देखिए
ये स्पोरोजाइटिस सीधे मॉस्किटो जब मच्छर काटेगा ह्यूमन के अंदर तो ये स्पोरोजाइटिस इसके अंदर चले जाएंगे, तो ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर से ये प्रक्रिया यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो मॉस्किटो में किस तरह से लैंगिक प्रजनन करता है और किस तरह से ह्यूमन में अलैंगिक प्रजनन करता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं थ्योरी को। देखिए, मच्छर के पेट में निषेचन तथा विकास होता है। देखिए, मच्छर के पेट में निषेचन होता है और इसका किसका विकास होता है? स्पोरोजॉइट्स का विकास होता है। तो यही बात को यहाँ पर लिखा गया है कि मच्छर के पेट में निषेचन तथा विकास होता है। अगला है कि युग्मक यानी जाइगोट लंबा गोल हो जाता है तथा यूकाइनेट बनाता है। ठीक है, देखिए जाइगोट कैसा हो जाता है? लंबा मोटा गोल और यूकाइनेट बनाता है। और जो यूकाइनेट होता है वो किसमें बदल जाता है? ऊशिष्ट में बदल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? संपुटित युग्मक कहते हैं। ठीक है, जो यूकाइनेट होता है वो ऊशिष्ट में बदल जाता है और ऊशिष्ट में स्पोरोजॉइट्स का निर्माण होता है। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि संपुटित युग्मक यानी उस शिष्ट के अंदर बीजाणु स्पोरोजॉइट का निर्माण होता है। और कहाँ होता है? कैविटी के अंदर होता है, यानी गुहा के अंदर होता है, मच्छर की गुहा के अंदर होता है। ठीक है, तो जो उस शिष्ट होता है उस शिष्ट के अंदर स्पोरोजॉइट्स का निर्माण होता है। और ये कहाँ पर होता है? मच्छर की गुहा में होता है, कैविटी में होता है, इंग्लिश में कहते हैं। अगला जो पॉइंट है कि स्पोरोजॉइट मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं। जो स्पोरोजॉइट जो बने हैं उस शिष्ट के अंदर वो कहाँ चले जाते हैं? सिलेबरी ग्लैंड में चले जाते हैं, मच्छर की लार ग्रंथि में चले जाते हैं। बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। सिंपल सी बात है, इसका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है? वाहक मादा एनाफिलीज जब मच्छर काटती है तो इसका ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, जो संक्रमित मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है वो उसके काटने से प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। ओके, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ट्रांसमिशन होता है किस प्रकार से होता है। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज जब किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो प्लाज्मोडियम होता है वो स्पोरोजॉइट के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। देखिए, अब हम देखने वाले हैं स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम की कितनी जातियां होती हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स को हम क्या कहते हैं? सोमटर्नियन मलेरिया यानी विंग्स टर्नियन मलेरिया भी इसे हम कहते हैं। और इसमें बुखार 48 घंटे के बाद आता है और इसका इनक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण होने के बाद कितने दिनों में लक्षण दिखाई देते हैं उसे इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और ये 14 दिन के बाद लक्षण दिखाई देते हैं। यदि प्लाज्मोडियम बाइवैक्स जिस मनुष्य को हो जाता है तो 14 दिन के बाद लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अंदर हीमोजॉइन ग्रेन्यूल यानी विष पदार्थ के दाने हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसके अंदर ये विष पदार्थ के दाने पाए जाते हैं यानी हीमोजॉइन ग्रेन्यूल पाए जाते हैं जो कि हल्के भूरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी जाति के बारे में। इसकी दूसरी जाति है प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, इसको वैज्ञानिक लेब्रन ने खोजा था। किसने खोजा था? प्लाज्मोडियम मलेरी को वैज्ञानिक लेब्रन ने इसे खोजा था और इसे हम क्वार्टन मलेरिया कहते हैं। और ये किसी को हो जाता है तो 72 घंटे के बाद बुखार आता है। ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 27 से 30 दिन में लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया? प्लाज्मोडियम मलेरी के बारे में हो गया। एक बार और आपको समझा देते हैं कि वैज्ञानिक लेब्रन ने इसकी खोज की गई थी और इसे हम क्वार्टन मलेरिया कहते हैं। और ये हो जाने पर 72 घंटे के बाद बुखार आता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 27 से 30 दिन के बाद लक्षण इसके दिखाई देने लगते हैं। अब हम देखने वाले हैं प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल क्या होता है? देखिए, ये ज़्यादातर पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के लोगों को होता है। कहाँ होता है? प्लाज्मोडियम जो ओवेल होता है वो ज़्यादातर कहाँ देखा गया है? पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के लोगों को ज़्यादातर ये देखा गया है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी 14 दिन के बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसे माइल्ड टर्टियन मलेरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम ओवेल के बारे में हो गया है। ये ज्यादातर कहाँ होता है? पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के लोगों को होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं और इसे माइल्ड टर्टियन मलेरिया भी कहते हैं। और अगला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये सबसे घातक होता है। इन तीनों से सबसे घातक ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में सबसे ज़्यादा बुखार आता है, सबसे ज़्यादा ठंड लगती है और इसमें जो तापमान होता है शरीर का 106 से 107 तक पहुँच जाता है। ठीक है, और इतना ज़्यादा तापमान होने के कारण क्या होता है कि दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और इसमें व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम।
इसे मैलिग्नेंट सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं और ये सबसे घातक होता है। देखिए अगला है, इलाज ना होने पर इसकी मृत्यु हो सकती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 दिन का होता है और 12 दिन के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें लगातार बुखार रहता है, ठीक है, इसमें लगातार बुखार रहता है, बुखार बिल्कुल कम नहीं होता है और इसके अंदर भी हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल यानी विष पदार्थ के दाने पाए जाते हैं। इसमें किस प्रकार के होते हैं? गहरे भूरे रंग के होते हैं। और प्लाज्मोडियम बाइवैक्स में क्या था? इसके अंदर जो हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल होते हैं, जो विष पदार्थ के दाने, वो हल्के भूरे रंग के होते हैं, इसमें हल्के भूरे रंग के होते हैं। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में हीमोज्वाइन विष पदार्थ के दाने गहरे भूरे रंग के होते हैं, उसमें हल्के भूरे रंग के थे प्लाज्मोडियम बाइवैक्स में, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में दाने गहरे भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, तो इतना अंतर आपको पता होना चाहिए। अब हम देखने वाले हैं मलेरिया के लक्षण किस प्रकार के होते हैं, यानी सिम्टम। ठीक है, तो देखिए संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से 14 दिन के बाद लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए ये संक्रमित मादा एनाफिलीज जब मच्छर काटती है तो 14 दिन के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसको हम इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए मसल्स में दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, ठंड लगना, बुखार आना, पसीना आना आदि। ठीक है, कई सारे इसके लक्षण होते हैं और ऐसे व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, क्योंकि ब्लड की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि जो आरबीसी थी वो मीरोजॉइट के कारण फट रही थी और आरबीसी नष्ट हो रही थी, इसीलिए क्या हो रहा है? एनीमिया हो रहा है, ब्लड की कमी हो रही है। ओके, और शरीर में जब ठंड लगती है तो बुखार आता है। जब शरीर में ठंड लगने लगती है थोड़ी थोड़ी, फिर क्या होता है? बुखार आने लगता है, जिससे शरीर का तापमान कितना हो जाता है? 104 से 106 तक पहुंच जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं, तो ये काफी ज्यादा गंभीर समस्या होती है। और रोगी को पसीना आता है, तापमान फिर से सामान्य हो जाता है और फिर से 48 घंटे के बाद बुखार आ जाता है। रोगी को पसीना आता है तो तापमान सामान्य हो जाता है, ठीक है, यानी बुखार चला जाता है, फिर से 48 घंटे के बाद बुखार आ जाता है। ये काफी ज्यादा गंभीर होता है। देखिए अब हम बात करते हैं किस तरह से इस मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए पानी को एक जगह इकट्ठा ना होने देते। पानी इकट्ठा होगा एक जगह तो मच्छर पनपेंगे, गंदगी होगी, ठीक है, उनका लार्वा भी वहीं होगा, जिससे क्या होगा? मच्छर की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए पानी को एक जगह इकट्ठा ना होने दें। घर की साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए, कोई भी खाली सामान नहीं पड़ा होना चाहिए। कि अगला है मच्छर के लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए। देखिए जहाँ पर ज़्यादा दिन से पानी भरा हुआ होगा तो वहाँ पर मच्छर पनपेंगे, उनका लार्वा भी वहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि उसके अंदर गैम्बूसिया फिश को छोड़ देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? गैम्बूसिया फिश को छोड़ देना चाहिए। एक ऐसी गैम्बूसिया मछली होती है, क्या करती है? मच्छर के लार्वा को खा जाती है और नष्ट कर देती है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर क्या करना चाहिए? गैम्बूसिया फिश को छोड़ देना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप स्टार लगा लें। लार्वा को नष्ट करने के लिए पानी में गैम्बूसिया फिश को छोड़ देना चाहिए। गैम्बूसिया फिश मच्छर के लार्वा को नष्ट कर देती है, खा जाती है। और अगला है मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। सिंपल सी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इसका उपचार क्या है। मैंने आपको कंट्रोल करने के लिए उपाय बता दिए हैं, किस तरह से हम इसे अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट, इसका उपचार क्या होता है। इसका उपचार होता है कूनेन। कूनेन नाम की एक औषधि आती है जो कि कहाँ से बनाई गई है? सिनकोना नामक वृक्ष से बनाई गई है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मलेरिया के लिए एक औषधि बनाई गई है जिसका नाम है कूनेन, और ये कहाँ से बनाई गई है? सिनकोना नामक वृक्ष से बनाई गई है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका उपचार क्या होता है। तो औषधि एक आती है जिसका नाम है कूनेन, सिनकोना नामक वृक्ष से बनाई गई है। ओके, तो आई होप आप मलेरिया के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे, किस तरह से क्या होता है, किस तरह से इसका जीवन चक्र होता है, मानव में किस तरह से प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र होता है, और मच्छर में किस तरह से इसका जीवन चक्र होता है, इसका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, किस तरह से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, और प्लाज्मोडियम की जातियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप और वीडियोज देखना चाहते हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर की हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज को टॉपिक वाइज देख लीजिए, ठीक है, और वीडियोज फटाफट से अपलोड की जाएंगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।